सोनम की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद ही सोनम की सास उमा सोनम से कहती है, बहू मैं देख रही हूँ तेरे पास शायद कुछ अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, तो ऐसा कर ड्राइवर के साथ जाकर अपने लिए कपड़े की दुकान से कुछ अच्छे कपड़े ले आ। माँ जी मेरे पास तो कपड़े हैं, मैं वही चला लूंगी, कोई बात नहीं। बहू कुछ समय के लिए तो तुझे ना चाहकर भी अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनने ही होंगे, क्योंकि तुझे देखने के लिए भी लोगों को आना जाना लगा ही रहेगा। अब सोनम अपनी सास की बात मानकर ड्राइवर के साथ अपने लिए कपड़े खरीदने निकल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में सेल में मिल रही कपड़ों की दुकान दिखती है, जिसे देखकर सोनम अपनी ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेम साहब, माँ जी ने तो कहा था कि आपको पुराने सक्सेना साहब की दुकान से ही कपड़े लेने हैं। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, बाकी की बात माँ जी और किसी से नहीं कहना। अब सोनम उन सेल लगी दुकान पर जाती है और अपने लिए कपड़े खरीदती है, और कपड़े लेने के बाद ही अपनी सास के दिए हुए पैसों को देखकर कहती है, अरे माँ जी ने तो 10,000 दिए हैं, लेकिन मेरी शॉपिंग तो 1500 में ही हो गई। कोई बात नहीं, बाकी के बचे पैसे मैं रख लेती हूँ। अब सोनम शॉपिंग करने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर आती है। अब जैसे ही सोनम घर आती है, वैसे ही उसकी सास उमा सोनम से कहती है, बहू आ गई, देख लिया ना दुकान, हम वहीं से कपड़े लाते हैं। मैंने सक्सेना साहब को फोन कर दिया था, क्या क्या लाई है मुझे भी दिखा। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ये ड्रेस पहनकर आपको दिखाऊं। ये भी ठीक है, और पैसे तो बचे नहीं होंगे बहू। नहीं माँ जी, मैंने सोचा आपने जितने पैसे दिए हैं सबके ही कपड़े ले लूं, तो सारे पैसे खर्च हो गए। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कहीं उधार तो नहीं कर कर आई ना। अब सोनम अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, अभी तो बच गई, वरना माँ जी को भी पता चल जाता कि मैंने सक्सेना साहब की दुकान से नहीं बल्कि सेल से कपड़े लिए हैं। अब देर शाम उमा अपनी बहू को कहती है, बहू चल तैयार हो जा, और आज तूने जो कपड़े लिए हैं उनमें से कुछ अच्छा सा पहन कर आ जा, फिर चलते हैं विमला की बेटी की मेहंदी में। अच्छा माँ जी, मेरा जाना जरूरी है क्या? आप चले जाइए ना। अरे बहू, उसने स्पेशली कहा है कि अपनी बहू को साथ लेकर आना, वरना मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब कुछ देर बाद ही सोनम तैयार होकर आती है और अपनी सास को अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है, माँ जी बताओ कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ी? साड़ी तो तेरी अच्छी है बहू, पर इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चल अब मेहंदी की रस्म में हमें समय से पहुंचना है। अब सोनम और उमा अपनी पड़ोसन विमला की बेटी की मेहंदी में पहुंचते हैं। वहां जाकर विमला सोनम को देखकर उमा से कहती है, लाखों में एक बहू ढूंढी है उमा तूने, कितनी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। वैसे ये साड़ी तो महंगी होगी, कहाँ से लाई और कितने की है? अरे बहू की पसंद है, 5-6 हजार की तो होगी ही। हाँ, इतने महंगे कपड़े तो तेरे घर में हर कोई पहनता है। अब मेहंदी की रस्म चल रही होती है। तभी एक औरत सोनम की तरह ही सेम साड़ी पहनकर फंक्शन में आती है, जिस पर सबसे पहले नजर सोनम की जाती है, और वो भी सोनम को देख रही थी। तभी सोनम मन में कहती है, ना जाने ये औरत मेरे जैसे कपड़े में क्यों आई है, लेकिन जो भी कहूँ मेरे से ज्यादा तो इसके कपड़े ही चमक रहे हैं। अरे कांता बहन कैसी हो, बड़े ही दिनों बाद आई हो। वैसे साड़ी कितने की है? बड़ी ही अच्छी लग रही है तुम पर। अरे ब्रांडेड है तो अच्छी लगेगी ही ना, ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, पूरे 8,000 की साड़ी है। ये तो तू सही ही कह रही है। वैसे उमा की बहू को देख, उसने भी तेरी तरह ही साड़ी पहन रखी है, लेकिन ज्यादा अच्छी तो तेरी साड़ी ही लग रही है। अब उमा भी उस औरत और अपनी बहू की साड़ी को देखने के बाद अपनी बहू के पास जाकर धीरे से अपनी बहू से कहती है, बहू तूने उसी दुकान से साड़ी ली थी ना जहाँ से मैंने तुझे लेने को कहा था? हाँ हाँ माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तो आप खुद ही पूछ लीजिए उनसे। अरे बहू मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि उसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, बाकी भगवान झूठ ना बुलवाए। अब विमला उमा के पास आती है और उमा से कहती है, देख देख कैसे कांता तेरी बहू जैसी साड़ी पहनकर इतरा रही है। उसने भी सक्सेना साहब के यहाँ से ही ली है ये साड़ी, फिर तेरी बहू को उसने रंग उतरी हुई साड़ी क्यों पकड़ा दी? इस बार जाऊंगी तो बहुत सुना कर आऊंगी उस सक्सेना के बच्चे को, कैसे मेरी बहू को उसने ऐसी साड़ी दे दी। अब अगली रोज सुबह सुबह चाय के समय ही उमा सक्सेना को फोन लगाती है, जिसके यहाँ से उमा सालों से अच्छी और ब्रांडेड कपड़े ले रही थी। अब सक्सेना से उमा फोन पर कहती है, जी सक्सेना साहब कैसे हैं आप? आजकल आप बड़ा ही कपड़ों में धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे जो आपने मेरी बहू को कपड़े दिए हैं उनका रंग देखा है, कितना उखड़ा हुआ है। जी आपकी बहू रानी मेरे दुकान पे आएगी तभी तो मैं उसे कपड़े दूंगा ना। और आप तो जानती है ना मेरी दुकान के बारे में, मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकता हूँ। बेशक कपड़े थोड़े महंगे हैं, लेकिन
ग्राहकों को मैं धोखा नहीं दे सकता। क्या मतलब मेरी बहू आपकी दुकान पर नहीं आई? मैंने उसे रामू के साथ भेजा था, उसे दुकान भी दिखाई थी। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बहू रानी मेरी दुकान पे कभी आई नहीं और ना ही वो मुझसे कोई कपड़े लेके गई है। अच्छा, आपको याद है ना कि आपकी दुकान पर रामू नहीं आया है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मुझे अच्छे से याद है, यहाँ कोई नहीं आया। अब उमा अपने घर के ड्राइवर रामू से ये बात पूछती है तो वो भी डर के मारे सब सच बता देता है। सोनम ने जो कपड़े लिए थे वो ब्रांडेड तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि सेल के थे। अब उमा सोनम को तो उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन देर शाम अपनी बहू को पैसे देते हुए कहती, बहू तो जाकर कपड़े ले आ और कुछ अच्छे लेकर आइयो, ताकि तो विमला की बेटी की शादी में सबसे अलग दिखे। अब सोनम भी अपने ड्राइवर रामू के साथ कपड़े लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके पीछे होती है उमा, जो अपनी बहू को फॉलो कर रही थी। अब सोनम रामू को जैसे ही सेल में मिल रही कपड़ों की दुकान के पास रुकने को कहती है, वैसे ही रामू सोनम से कहता है, मैडम जी यहाँ ना रुको तो अच्छा है, हमें सक्सेना साहब की दुकान पे जाना चाहिए। अच्छा रामू, कभी तुमने पैसे बचाने की कोशिश की है अपने आगे के लिए, अपने बच्चों के लिए? मैडम मैं तो एक कपड़ा महीने महीने चला लेता हूँ ताकि मेरे घर की जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन आप लोग, आपको किस चीज की कमी है? मैं पली बड़ी तो एक मिडिल क्लास घर में ही हूँ ना, तो मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत तो बिल्कुल नहीं है। अब सोनम अपने ड्राइवर रामू से सेल की दुकान के पास गाड़ी रोकने को कहती है और ड्राइवर भी वही गाड़ी रोक देता है। अब जब सोनम अपने कपड़े खरीद कर आने लगती है, तभी उसे विमला दिख जाती है, जो कि सोनम से कहती है, तो ये है तेरे ब्रांडेड कपड़ों का राज? क्या बात है, 100 रुपए वाले कपड़े को तो तेरी सास 1000 का बताती है। विमला, मेरी बहू चाहे कपड़ों का दाम जितने का भी हो, तू यहाँ क्या शादी के लिए सेल्स में से कपड़े ले रही है? अरे मैं तो बच्चों के लिए यहाँ कपड़े लेने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ तेरी बहू दिख गई। जो अमीरी तुम सास बहू दिखा रहे हो, उसका राज मुझे आज पता चला। और तेरे रहीसी का राज भी मुझे आज ही पता चल गया विमला। और तू बहू, चल, तेरी शॉपिंग हो गई हो तो घर चल। उमा और सोनम घर पहुँचते हैं। वैसे ही उमा अपनी बहू सोनम से कहती है, बहू, किसी चीज की कमी कर रही हूँ क्या मैं तुझे, जो तू मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुली है? माँ जी, मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, और जब मैं गरीब लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दया आती है। पहनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, और हमारे पास तो बहू, उन्हें तू सेल से लेकर क्यों देकर आई? अपने लिए ले लेती कपड़े, या अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद तो सकती ही है ना तू। माँ जी, आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन इन कपड़ों का क्या करूँ? उन लोगों को दे दे जिन्हें असल में इनकी जरूरत है। अब सोनम अपनी सास उमा की बात को समझती है और उसके बाद सेल के कपड़े पहनना छोड़ देती है। सारिका छत पर कपड़े सुखाकर पसीना पोंछते हुए रसोई में आती है, तो रसोई का बिगड़ा हाल देखकर दंग रह जाती है और अपने पति रंजन को आवाज लगाती है। रंजन, रंजन कहाँ हो? इधर आओ रंजन। क्या हो गया? क्यों मेरे नाम का जाप कर रही हो? ये रसोई का क्या हाल बनाया हुआ है? मुझे क्या पता, मैं रसोई में बस खाना लेने आता हूँ। क्या पता बिल्ली दूध ढूंढने आई हो। कपड़े धोने से पहले मैं पूरी रसोई अच्छे से साफ करके गई थी रंजन। और कौन सी बिल्ली रसोई में तबाही मचा कर जाती है? अरे वो मुझे नमकीन नहीं मिल रही थी, तो वही ढूंढने के चक्कर में ये सब सामान बिखर गया। कोई नहीं, दोबारा कर लो सफाई। मतलब अब तुम्हारा फैलाया हुआ रायता मैं ही समेटूं? अरे पूरा दिन तो घर में बैठ के बस मेरा काम बढ़ाते रहते हो। इतनी मेहनत अगर बाहर जाके करते तो घर में 2 पैसे तो लेकर आते। वो 4 पैसे होता है सारिका। अरे तुम 2 ही कमा लो, मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन कमाओ तो सही। कमाने की जरूरत क्या है सारिका? पुराने मकान से जो किराया आता है उससे जिंदगी ठीक तो कट रही है। हाँ, लेकिन कब तक कटेगी ये तो नहीं पता। अब सारी उम्र क्या किराएदारों के किराए के पैसों से गुजारा करोगे? मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं सुना रही हूँ जो तुम्हें नींद आ रही है। चुपचाप झाड़ू उठाओ और रसोई साफ करो। सारिका के डर से रंजन झाड़ू उठा तो लेता है, लेकिन कुछ ही देर में रसोई को जैसा तैसा छोड़कर सोने के लिए चला जाता है। सारिका अपने पति के निकम्मेपन से बहुत परेशान थी, क्योंकि रंजन सारा दिन घर में बैठकर गुजार दिया करता। दोपहर के समय सारिका अपनी पड़ोसन भवरी के घर किसी काम से जाती है, तो देखती है कि उसका पति घर में पोछा लगा रहा होता है। नमस्ते बहन जी,
थोड़ा चप्पल उतार कर आइएगा, क्योंकि अभी फर्श गीला है। थोड़ा क्या होता है, मैं दोनों चप्पल उतार कर आती हूँ। आप इतनी मेहनत से पोछा लगा रहे हैं। क्या बात है भवरी, तेरे पति तो काम वाले की तरह फर्श चमका रहे हैं। इतने कामकाजी कब से हो गए तेरे पति? अरे वो तो आज संडे है, इसलिए मेरी नौकरी कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने काम पकड़ लिया है और रोज समय से उठकर काम पर चले जाते हैं। लेकिन तेरे पति में ये बदलाव आया कैसे? बदलाव तो आना ही था सारिका। अब ये बाप जो बनने वाले हैं। क्या? किसके बच्चे के? किसके मतलब? मेरे बच्चे के। और किसके? तू भी ना। अरे मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने इन्हें ये खुशखबरी दी, इन्हें खुद ही एहसास हुआ कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्हें भी कमाई करनी चाहिए। तो बस तब से ये सुधर गए। क्या बात है, किसी ने सही ही कहा है। जिम्मेदारियां इंसान को कामकाजी बना देती है। और जब इसका पति सुधर सकता है तो रंजन किस खेत की मूली है? भवरी की बात सुनने के बाद सारिका अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन रंजन को अपनी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं, अजीब सा मन हो रहा है। दवाई भी ली थी, फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। तो डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतने फालतू पैसे नहीं है जो डॉक्टर के पास जाऊं। इस तरह सारिका कभी खट्टा खाती तो कभी उसे उल्टियां आती, कभी कुछ चटपटा खाने की वो फरमाइश करती और एक रोज तो वो चक्कर खाकर बेहोश होने का नाटक भी करती है। तब जाकर रंजन को पता लगता है कि सारिका प्रेग्नेंट है। यानी मैं पापा बनने वाला हूँ। और मैं बुद्धू समझता रहा कि ये सब तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ सारिका। तुम भले ही खुश होगे, लेकिन मैं नहीं। एक बात बताओ, इस बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा? तुम तो उठाने लायक हो नहीं। इसके पालन पोषण के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं लाऊंगा पैसे, मैं कमाऊंगा। अपने बच्चे के लिए तुम चिंता मत करो। पक्का सोच लो, ये बात तुम कई दफा कह चुके हो। तुम काम करोगे तो ही मैं यहाँ रहूंगी, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं, मैं काम करूंगा। चाहे जो भी काम करना पड़े, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। सारिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर रंजन काम करने की ठान लेता है और अगले दिन से काम की तलाश में घर से बाहर निकलना शुरू करता है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीतता है, हफ्ते से महीना बीतता है। 1.5 महीना बीतने के बाद भी रंजन को कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं था। एक रोज वो हैरान परेशान होकर सड़क पर टहल रहा था। तभी उसे एक दुकान पर बहुत भीड़ जमा दिखाई देती है। उत्सुकता के चलते वो भीड़ में चला जाता है और भीड़ के चलते किसी का नया स्मार्टफोन गिर जाता है, जिसे वो उठाता है। ये फोन तो बिल्कुल नया मालूम होता है। इसको बेचकर 7-8 हजार तो आ ही जाएंगे। इससे पहले कि कोई देख ले, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। रंजन वो नया फोन लेकर अपने मोहल्ले से कुछ दूरी पर बनी एक दुकान पर चेहरे पर रुमाल बांधकर जाता है और फोन बेच देता है, जहां नया पुराना सामान बेचा खरीदा जाता था, जिससे कुछ पैसे उसके हाथ आ जाते हैं। क्या बात है। 1.5 महीना पैसे कमाने के लिए काम ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन एक चोरी के फोन से 4 नोट तो हाथ में आ गए। जब चोरी से कमाई हो सकती है तो फिर मेहनत करके क्यों कमाना। रंजन वो पैसे लेकर घर जाता है और सारिका को अपनी नौकरी लग जाने की बात कहता है। सारिका भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद से रंजन दूसरे मोहल्लों में जाकर चोरी करना शुरू कर देता है और चोरी का सामान बेचकर कमाई करता। दिन के समय चोरी करना उसके लिए जब मुश्किल होने लगता है तो वो रात के समय चोरी करने लगता है। रंजन, ये कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तुम, जो तुमसे रात में मजदूरी करवाई जा रही है? अरे वो मैं बताना भूल गया था कि अब से ना मैं नाइट शिफ्ट में ही काम किया करूंगा। वो क्या है ना, नाइट शिफ्ट वाले ज्यादा पैसे देते हैं और हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए ज्यादा कमाई तो करनी पड़ेगी ना। मेरी झूठी प्रेगनेंसी से रंजन में इतना फर्क आ गया है, तो जब असली में ये पिता बनेगा तो क्या होगा?
रंजन जिम्मेदार बन गया है, ये सोचकर सारिका बहुत खुश थी। लेकिन बेचारी नहीं जानती थी कि रंजन काम तो कर रहा है, लेकिन चोरी का। एक रोज आलस के चलते रंजन ज्यादा दूर न जाकर अपने पड़ोसी संजय के घर चला जाता है, जहां वो तिजोरी न खुलने के चक्कर में टेबल पर पड़ा लैपटॉप चुरा लेता है। अगले दिन भवरी घर में चोरी होने की बात सबको दुखी होकर बताती है। इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। भवरी, इस फोन पर तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा है। ना जाने कौन कमबख्त मेरा लैपटॉप चोरी करके ले गया। सही कह रहे हैं आप। चोर भी आजकल छोटी मोटी नहीं, बड़ी चीजों पर हाथ साफ करते हैं। देखो, बिना लैपटॉप के तो काम चलने वाला नहीं है, इसलिए फिलहाल कोई पुराना लैपटॉप लेकर ही काम चला लेता हूँ। हाँ, तो फिर नुक्कड़ पर एक पुराने सामान की दुकान है, वहाँ जाइए, उस पर ठीक ठाक दाम से मिल जाएगा। संजय उस पुरानी दुकान पर लैपटॉप लेने पहुंचता है तो दुकानदार उसे एक लैपटॉप दिखाता है, जिस पर लगा स्टिकर देखकर वो हैरान रह जाता है। ये तो मेरा ही लैपटॉप है। भैया, ये आपके पास कहाँ से आया? ये तो एक हफ्ते पहले एक आदमी बेचकर गया था, बिल्कुल ठीक था तो मैंने रख लिया। ये वो चोरी होगा। भैया, वो दिखता कैसा था, बता सकते हैं आप? वैसे तो वो आदमी हमेशा अपने चेहरे पे रुमाल बांध के आता है, लेकिन हाँ, हर 2-3 दिन पे यहाँ आता है कोई न कोई सामान बेचने के लिए। अब संजय उस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 3 दिन बाद आता है तो देखता है कि एक रुमाल से चेहरा ढके आदमी दुकान पर सामान देकर पैसे ले जाता है। संजय उसका पीछा करता है। तभी एक सुनसान गली पर वो आदमी अपने चेहरे से रुमाल हटाता है। संजय को देखकर हैरानी होती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी रंजन है। संजय अपने फोन में उसकी फोटो खींचकर सीधा सारिका को दिखाकर सारी बात बताता है तो सारिका हैरान रह जाती है और बात आगे ना बढ़े इसलिए संजय को लैपटॉप के पैसे दे देती है। कुछ देर में रंजन जब घर आता है तो सारिका उसे वो फोटो दिखाती है। तुम चोरी करके इतनी कमाई कर रहे हो? अरे मैंने तो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया था ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम तो ठहरे महान निकम्मे और अब उससे चोर भी बन गए। तुमने मुझसे झूठ कहा, पर क्यों? ताकि तुम जिम्मेदार बनो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम चोरी करना शुरू कर दोगे। अच्छा है कि मैं सच में माँ नहीं बनने वाली, वरना मेरे बच्चे को तो सभी एक चोर का बच्चा कहते। सारिका, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं चोरी नहीं करूंगा और मेहनत से काम करूंगा, चाहे छोटा मोटा ही काम करना पड़े। सारिका की बातें रंजन को एहसास दिलाती हैं कि चोरी करके वो अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी खराब करेगा, इसलिए वो चोरी करना छोड़ देता है।